क्या आपने उन मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में सुना है जो आपको इंस्टेंट लोन देते हैं? आप उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, जल्दी ही आपको इमीडिएटली अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। उन चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बारे में सुना है जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम पर बहुत से लोगों को लोन दिया और फिर बाद में उनको तंग भी किया रिकवरी के टाइम पर। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आरबीआई की गाइडलाइंस जो 2 सितंबर 2022 में इश्यू हुई है, उनको देखेंगे। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि बैंक्स के लिए कोई भी लोन देने का मिनिमम खर्चा ₹5000 है। अगर खर्चा ही ₹5000 है, तो ऑब्वियसली वो स्मॉल टिकट साइज़ेज़ लोन शायद बैंक्स डायरेक्टली नहीं दे पाएँ। डिजिटल लेंडिंग मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड या फिर वेब ब्राउज़र बेस्ड, वहाँ से जो आप लोन लेते हो, आप जो लेंडिंग करते हैं आपको, उनके लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत है। ये आरबीआई ने बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने जनवरी 2021 में एक वर्किंग कमिटी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने स्टडी किया कि डिजिटल लेंडिंग के जो लेंडिंग होती है मोबाइल एप्लीकेशन के बेस पे या फिर वेब ब्राउज़र के बेस पर उनकी क्या-क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी से बात की, बैंक से बात की, गवर्नमेंट एजेंसी से बात की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की और फिर नवंबर 2021 में उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था अगस्त 2022 में, जिसमें आरबीआई ने बताया था कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस बॉडी, दिस वर्किंग कमिटी, दे विल बी कमिंग आउट विद डिटेल्ड गाइडलाइंस। और वो डिटेल्ड गाइडलाइन 2 सितंबर 2022 को आरबीआई की वेबसाइट पर अपडेट हो गई। आरबीआई ने बोला कि वो इम्प्लीमेंट होगा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी और जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी। तो आरबीआई ने टाइम दिया टिल नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 कि उनको ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं गाइडलाइंस की। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे रेगुलेटेड एंटिटीज। पहली कैटेगरी है कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद आते हैं cooperative banks, urban cooperative banks, all those entities which are not directly under supervision of RBI. मैं कोऑपरेटिव बैंक पे एक पहले ही वीडियो कर चुकी हुई हूँ। थर्ड आते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंक्लूडिंग हाउसिंग लोन फाइनेंस कंपनीज। भाई आरबीआई को ये हक कौन देता है कि आरबीआई इस तरह के लॉज बना सके या गाइडलाइंस बना सके? ये हक मिलता है आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक एक्ट के अंदर, इसके अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट और फिर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। आरबीआई ने कई टर्म्स हैं जो मेरे हिसाब से पहली बार डिफाइन किए। वर्किंग पेपर जो निकला था 2021 में उसमें भी था और अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस में इनको लाया है। पहला शब्द है डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग को आरबीआई ने डिफाइन किया है वो लेंडिंग जो रिमोट एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस से लेंडिंग होता है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लेंडिंग की जाती है। उसके बाद अगला टर्म जो आरबीआई ने यूज किया है वो है डिजिटल लेंडिंग एप्स या फिर प्लेटफॉर्म्स, जिनको डीएलए कहा गया है पूरे सर्कुलर के अंदर। डिजिटल लेंडिंग एप्स या प्लेटफॉर्म्स वो हुए जो इंटरफेस होते हैं जहां पर कस्टमर जाकर लेंडिंग कर सकता है। ये डीएलए डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हो सकता है बैंक्स डायरेक्टली चलाती हूँ, जैसे बैंक्स की खुद की एप्लीकेशन है अपनी, या फिर बैंक्स ने आगे उनको आउटसोर्स करके रखा हुआ है, या एनबीएफसीज ने आगे आउटसोर्स किया हुआ है, या एनबीएफसी की अपनी खुद की एप्लीकेशन है। उसके बाद आता है विच इज लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज एलएसपी। एलएसपी शब्द भी आरबीआई ने गाइडलाइन में बार बार मेंशन किया है। लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स वो हैं जो किसी भी तरह की लेंडिंग रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, चाहे वो कस्टमर एक्विजिशन है या फिर लेंडिंग से रिलेटेड अंडरराइटिंग है। अंडरराइटिंग मतलब ये लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी तरह का एनालिटिक्स को एनालाइज करने में, या कोई भी और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो लेंडिंग से रिलेटेड है। ये बहुत स्वीपिंग टर्म हो गया जिसके अंदर हर तरह की चीजों को आरबीआई ने इंक्लूड कर लिया। पहली गाइडलाइन जो आरबीआई ने डाली है वो गाइडलाइन है
कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स। ये जो लोन है इसकी डिसबर्समेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में होगी। तो बैंक से पहले लेंडर के पास और फिर आपके पास नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। अगर वो लोन दिया जा रहा है एंड यूज के लिए, मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल अमेज़न से कोई चीज़ खरीदी है, जिसको आपने बोला है कि हम जो उसकी लेंडिंग जो उसका पेमेंट है वो थोड़ी देर के बाद करेंगे। एंड यूज डिफाइंड है, उसका एंड यूज ये है कि आपने लैपटॉप खरीदना है अमेज़न से, तो उसके केस में वो डायरेक्टली मर्चेंट के अकाउंट में ही डिसबर्समेंट करेंगे बैंक्स। वो किसी पूल अकाउंट के थ्रू सोर्स होकर नहीं जाएगा। ये कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी गाइडलाइन है जो आरबीआई ने बनाई है। सेकेंड गाइडलाइन जो बनाई है वो है कलेक्शन ऑफ फीस चार्जेस। तो ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो कस्टमर से वो वाला पैसा जो बैंक्स उनसे चार्ज कर रहे हैं वो उनसे चार्ज कर सके, नहीं। जो अगर उनको रेगुलेटेड एंटिटीज को कोई पैसा देना है तो वो अपने प्रॉफिट के अंदर से देंगे, कस्टमर से लेकर फिर उनको हैंडओवर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स पीनल इंटरेस्ट हो गया, ये सब चार्जेस हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कस्टमर को ठीक से एक्सप्लेन करें। आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो पीनल इंटरेस्ट है वो आप एनुअलाइज्ड बेसिस पर उनको एक्सप्लेन करोगे। मुझे याद है कोई टाइम होता था हम क्रेडिट कार्ड के लिए बोलते थे कि 2% इंटरेस्ट है, जबकि वो 2% पर मंथ इंटरेस्ट होता था, पीनल इंटरेस्ट, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की। और वो बहुत क्लियरली बोला गया था, आरबीआई गाइडलाइन आई थी कि आप एनुअलाइज बताओगे, तो अब वो क्लियरली 24% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे लिखा जाता है। इसके अलावा आरबीआई ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कस्टमर के प्रोटेक्शन के अंडर ही, विच इज डिस्क्लोजर टू बोरोवर्स। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आरबीआई ने यूज किया है, विच इज एनुअल परसेंटेज रेट, एपीआर। हम सब बैंकर्स एपीआर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमारा जितना भी मैंने लोन आपको दे रही हूँ उसके अंदर अगर प्रोसेसिंग फी है, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा है, उसको मैं ऐड करती हूँ और फिर उसका आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के हिसाब से उसका कितना इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्क्लोजर्स टू कस्टमर्स में आरबीआई ने एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचाई है, विच इज की फैक्ट स्टेटमेंट। की फैक्ट स्टेटमेंट को आरबीआई ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। आरबीआई ने फॉर्मेट दिया है और सबको बोला है कि जब आप लेंडिंग कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो आपको उसी फॉर्मेट में कस्टमर को चार्जेस वगैरह ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है। मैं आपको लेकर आई हूँ आरबीआई की वेबसाइट पे जो एनेक्स्चर 2 आरबीआई ने एक्सप्लेन किया है। उस एनेक्स्चर 2 के अंदर ये एग्जाम्पल है। लोन अमाउंट 20,000 रुपए है। इसमें जो इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है वो 3,274 रुपीज है। जो आपको अदर अपफ्रंट चार्जेस पड़ रहे हैं वो 400 रुपए पड़ रहे हैं। और ये जरूरी है कि ये चार्जेस को आपको आगे जो भी लेंडर है वो एक्सप्लेन करे। प्रोसेसिंग फी 160 है। इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस 240 रुपीज है। नेट डिसबर्स्ड अमाउंट जो है वो 19,600 रुपीज हुई है। और जो टोटल अमाउंट जो बोरोवर को पे करना है वो आया 23,674 रुपीज। और इसमें अगर आप एनुअल परसेंटेज बोलोगे, जो इफेक्टिव एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट है आईआरआर अप्रोच से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट हुआ है, वो बनता है 17.07%। टेन्योर 24 मंथ्स का है। देखिए मिस सेलिंग होती है, बहुत ज्यादा मिस सेलिंग होती है लेंडिंग के स्पेस में, और इसको लेकर आरबीआई शुरू से बहुत पर्टिकुलर था। बैंक्स को हम, मुझे याद है हम जब ट्रेनिंग भी देते थे तो बहुत क्लियरली बोला जाता था, माइक्रो फाइनेंस की ट्रेनिंग में भी, हर ट्रेनिंग में, कि आप कस्टमर को कभी भी फ्लैट रेट करके नहीं एक्सप्लेन करोगे, एनुअल परसेंटेज रेट के हिसाब से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जाओ इंडस्ट्री में, आपको ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई आपको 2 साल के लिए लोन मिल रहा है, 20,000 का आपकी लोन मतलब अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 3,674 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना है। 3,674 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 साल के लिए है, जो अप्रोक्सीमेटली 8% पड़ता है, तो आपको इसमें 8% मिल रहा है। गलत है। एपीआर के हिसाब से इसको हम 17.07% लिखेंगे। आरबीआई ने बहुत क्लियर किया है, कस्टमर शुड बी कंफर्म्ड कि मुझे इस तरह से
ये एक्सप्लेन किया गया है। इस फॉर्मेट को आरबीआई ने अब स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है सबके लिए। अगर कोई चार्जेस आपने की फैक्ट शीट के अंदर मेंशन नहीं किए हैं, तो आप कस्टमर से वो चार्ज नहीं ले सकते, अलाउड ही नहीं है। वेबसाइट पर डिटेल डालनी ज़रूरी है। जो वर्किंग पेपर आया था, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसकी रिपोर्ट आई थी नवंबर 2021 के अंदर, उसमें लिखा गया था कि जब वो कमेटी के मेंबर्स जब ढूँढ रहे थे, पता कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सी एप्लीकेशंस वगैरह थी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, उनकी कोई वेबसाइट ही नहीं थी। तो आरबीआई ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरई, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जो कनेक्टेड रहेंगे इन एप्लीकेशंस के साथ, उनको दिया हुआ है कि भई आपने इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट पे उनके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एंटिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफर हो रहे हैं आरबीएल के कस्टमर्स को, उन प्रोडक्ट की डिटेल भी होनी चाहिए। इसके अलावा रिकवरी एजेंट की जितनी भी गाइडलाइंस आरबीआई ने दी है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस के अलावा कोई भी बाकी लोन है, उसमें 8 बजे मॉर्निंग 8 एएम से पहले या 7 बजे के बाद आप कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, उनको हरास नहीं कर सकते रिकवरी के लिए। इन सब चीज़ों को इन्होंने भी, जो डिजिटल लेंडिंग स्पेस के अंदर लेंड कर रहे हैं, उनको भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी दी हैं। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। तो अगर किसी कस्टमर को कोई शिकायत है, तो वो कहाँ पर जाएगा? उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनको वो डिटेल्स क्लियरली प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर 30 डेज़ तक किसी कस्टमर ने आपको शिकायत की है और 30 डेज़ तक आप उसको शिकायत को ठीक नहीं कर पाए, तो वो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर, आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम पर जाकर आगे उस कंप्लेंट को रेज़ कर सकते हो, आरबीआई की नज़र में ला सकते हो। असेसिंग द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस, ज़रूरी चीज़ है देखना कि जो भी मैं लेंडिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर इकोनॉमिक प्रोफाइल कस्टमर की जाननी ज़रूरी है और वही डेटा चाहिए, उसके अलावा आप अननेसेसरी डेटा कस्टमर से नहीं लोगे। और इस डेटा को जिस पर्पस के लिए आपने लिया है, आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करोगे। आप ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ नहीं कर सकते कस्टमर की लिमिट, जो भी लोन लिमिट है। आपका कस्टमर का क्लियर कंसेंट को लोन दिया जा रहा है, अगर ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं सैलरी के अगेंस्ट, जो एक एप्लीकेशन देती है, इस तरह का कोई भी लोन दे रहे हैं, तो वो कस्टमर का कंसेंट लेकर ही आप उसकी लिमिट्स बढ़ा पाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो मेंशन किया हुआ है, कूलिंग पीरियड, जैसे हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो मुझे 15 दिन का कूलिंग पीरियड मिलता है सोचने के लिए कि भाई मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो अगर तो उसका टेन्योर 7 डेज से कम है, तो मुझे 1 दिन का कूलिंग पीरियड कस्टमर को देना ज़रूरी है। अगर 7 दिन से ज़्यादा का लेंडिंग पीरियड है, तो कम से कम 3 दिन का कूलिंग पीरियड कस्टमर को देना ज़रूरी है। आगे इन गाइडलाइंस में टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स पे भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस आरबीआई ने दी हैं। टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस के अंदर आरबीआई ने लिखा है कि कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर का, जो यूज़ करोगे उस डेटा को, वो कस्टमर की उस बोरोइंग, उस प्रोडक्ट की बोरोइंग नीड के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टोरेज ऑफ डेटा के अंदर कि ये डेटा आप किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हो और इंडिया से बाहर नहीं रख सकते, और चाइना या इधर-उधर सर्वर्स के अंदर आप नहीं रख सकते। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी पॉलिसी भी बताया हुआ है। मैंने आपसे लोन लिया, तो ऐसा नहीं है मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं कोई भी लोन लेती हूँ, तो मैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को बताना होता है, जो हमारा सिबिल और ये सब है। तो आज हमने डिस्कस की गाइडलाइंस आरबीआई की, जो 2 सितंबर को आई हैं ऑन डिजिटल लेंडिंग। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। अगर आप उसको डिटेल में पेपर पढ़ें, जो रिपोर्ट आई थी वर्किंग कमेटी की, जिसमें उन्होंने काफ़ी स्टेक होल्डर से सबसे बात की थी, उनको ही अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि उन्होंने एक शॉर्ट टर्म प्लान दिया था और एक मिड टर्म प्लान दिया था। रेगुलेटर अलग से चाहिए, आरबीआई के लिए शायद ये बड़ा काम है, क्योंकि ये छोटी-छोटी बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस और कंपनीज़ आएँगी, जो रिटेल लेंडिंग पे काम करेंगी। Thanks for watching this. A lot needs to be done, a lot needs to be discussed in this space on lending and credit, a very important side of banking. And I will be bringing to you more such topics. Do not forget to subscribe to my channel.